रहे हैं आगे का। हम क्या पढ़ रहे थे, इम्यूनिटी पढ़ रहे थे। इम्यूनिटी में भी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम आ गए थे कि जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं वो जो प्रोटीन्स बना रहे थे उन्हें कहा जाता है एंटीबॉडीज़। तो द टी सेल्स देम सेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज़ बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो खुद तो सिक्रीट नहीं करते, लेकिन वो बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में। अभी ईच एंटीबॉडी, जो हर एक एंटीबॉडी है उसके पास 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 स्मॉल लाइट चेन्स होती हैं, 2 लंबी और हैवी चेन्स होती हैं। हैंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय एज H2L2। इसलिए एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, H2 और L2 के फॉर्म में। H2 मीन्स लॉन्गर हैवी चेन्स, L2 मीन्स लाइट एंड स्मॉल चेन्स। और कैसी चेन्स हैं ये, पेप्टाइड की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जैसे IgA, IgM, IgE एंड IgG। IgA वो एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम में पाई जाती है, और IgG वो एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा से मदर के थ्रू बेबी में ट्रांसफर होती है। आर सम ऑफ देम। अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडीज गिवन इन अ फिगर। अब ये ऊपर दिया गया है और इससे PYQ भी पूछा गया है। पूछा जाता है कि कौन सी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, कौन सी लाइट चेन है, कौन सी हेवी चेन है। तो हमें डायग्राम, NCERT के सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट सब देखने होते हैं हमें, कि कहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, कौन सी साइट मेंशन की गई है, क्योंकि कई बार लेबलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि इतनी सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और ये हमारा ऊपर उन्होंने उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड। ये एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, इसलिए इनकी वजह से होने वाले रिस्पॉन्स को कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या कहा जाता है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे एक्वायर्ड रिस्पॉन्स में से एक रिस्पॉन्स है हमारी इम्यूनिटी का, जिसे बोलते हैं हम एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो हमें पता चला कि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहा जाता है। जो सेकंड टाइप का है उसे कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड। अब कौन कराता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स करवाते हैं वेरी ऑफन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। Very often when some human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. जब ये ऑर्गन अच्छे से काम करना बंद कर दें तो क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है, और उसी के थ्रू हम वापस से उस इंसान की नॉर्मल लाइफ कर सकते हैं। फिर एक सर्च बिगिन होती है, एक सुटेबल डोनर को ढूंढा जाता है, उसके ऑर्गन्स मैच किए जाते हैं। ऐसे ही नहीं ले लेते, पूरी मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुप, सारे फैक्टर्स वगैरह सब देखी जाती हैं। देन व्हाट इज़ दैट द डॉक्टर चेक, कि वही डॉक्टर क्या चेक करता है, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स। अगर ग्राफ्ट मतलब जैसे कोई भी हम मतलब ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो, कोई दूसरा प्राइमेट हो, या दूसरा कोई एनी ह्यूमन बीइंग ही हो, कैन नॉट बी मेड। हम ऐसे ही नहीं कर सकते ग्राफ्टिंग ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग, ये सब ज़रूरी है कि भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन से पहले, क्योंकि हमारी बॉडी पहचान जाती है कौन अपनी बॉडी का पार्ट है, कौन नहीं है। जो नहीं होता तो उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देता है। एंड इवन आफ्टर दिस अ पेशेंट हैज़ टू टेक इन इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल इज लाइफ। इतना सब होने के बाद भी उसको इम्यूनोसप्रेसेंट अपनी पूरी लाइफ लेने पड़ते हैं। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बॉडी डिफ्रेंशिएट कर पाती है क्या सेल्फ है और क्या नॉन सेल्फ है। एंड द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। PYQ पूछा गया है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब होस्ट को एक्सपोज किया जाता है किसी एंटीजन में, मतलब उसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन आया, या भी वो लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है, या डेड माइक्रोब की फॉर्म में भी हो सकता है, या प्रोटीन्स की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में होता है, तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उसकी बॉडी में। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और इस टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब कोई एंटीजन आया, बॉडी ने उसके अगेंस्ट एकदम से रिस्पॉन्स दिखाया, दैट इज एक्टिवली रिस्पॉन्स है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? थोड़ी स्लो होती है और ज़्यादा टाइम लेती है अपना पूरा रिस्पॉन्स दिखाने में। इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलीवेटरी ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी कब आती है? या तो जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं, हम किसी बीमारी के अगेंस्ट अपना बोलते हैं कि हमने इसकी वैक्सीन ली है तो हमें ये बीमारी नहीं होगी, तो हमने क्या किया, वो माइक्रोब अपनी बॉडी में पहले इंट्रोड्यूस करा ली, तो बॉडी में धीरे धीरे उसके अगेंस्ट क्या बनती गई? एंटीबॉडीज़ बनती गई। तो यही कह रहे हैं, हम जब वैक्सीनेशन कराते हैं या फिर नेचुरली जो हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है स्लोली, और उसी को कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी।
जब रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली दी जा रही है, मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है, उसमें सीधा बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है और एक्टिव इम्यूनिटी में उसके अगेंस्ट बनेगी। तो डू यू नो वाई मदर मिल्क इज कंसिडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर हमने पढ़ा क्या मिलती है, एंटीबॉडी होती है, उसके अंदर IgA अभी मैंने बताया था। तो अब उसमें डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट हो रही है, तो कैसी इम्यूनिटी हो गई है हमारी, पैसिव इम्यूनिटी। The yellowish fluid colostrum secreted by a mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibody from their mother through the placenta during pregnancy. ये भी मैंने बताया था, उसमें जाती है IgG. These are the some examples of passive immunity. और किसके examples हैं ये, passive immunity के। कैसे होगा passive immunity के, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे बनी बनाई एंटीबॉडीज जा रही है। Now vaccination and immunization. The principle of immunization or vaccination is based on the property of the memory of the immune system. अभी किस पे बेस्ड है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि मेमोरी क्या है हमारे इम्यून सिस्टम की। ये भी PYQ पूछा गया है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो प्रिपरेशन डाली जाती है एक एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन का जो प्रोटीन होता है उसको डाला जाता है, और या फिर इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन्स डाले जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं बॉडी में। ये भी PYQ पूछा गया कि वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या किया जाता है। तो उसमें एंटीजेनिक प्रोटीन जो होता है पैथोजन का वो डालते हैं, इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन को डालते हैं, हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी में उसके अगेंस्ट, और ये एंटीबॉडी क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है पैथोजेनिक एजेंट को जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है। तो किस तरीके से काम करता है ये पूछा है, वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, दीज अगेंस्ट एंटीजन, वो न्यूट्रलाइज कर देगी पैथोजेनिक एजेंट को जब एक्चुअल में वो इन्फेक्शन होगा। तो द वैक्सीन ऑल्सो जनरेटेड मेमोरी B एंड T सेल्स। तो वैक्सीन भी क्या करती है, मेमोरी बनाती हैं B और T सेल्स में, जो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को क्विकली, और फिर उसके एक्सपोजर पे उसको नष्ट कर देते हैं, और उसका प्रोडक्शन इन सबको उनका सारी चीज़ें रुक जाती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड सम डेडली माइक्रोब, अगर पर्सन इन्फेक्टेड है किसी डेडली माइक्रोब से, मतलब बहुत घातक वाले, तो क्या होता है, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की आवश्यकता है, जैसे कि टेटनस हो गया, तो हमें डायरेक्टली इंजेक्ट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालनी होती है, प्री फॉर्म पहले से बनी हुई, या फिर एंटी टॉक्सिन डालना होता है जो उस जहर को, उस टॉक्सिन को नष्ट कर दे उसके पास, जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ मिले। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स के में भी ऐसी होता है, इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। और इस टाइप की इम्यूनाइजेशन को क्या कहा जाता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। वही होगी ना पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनिटी जहाँ पे बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जा रही थी। Now recombinant DNA technology has allowed the production of antigen। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी PYQ पूछा गया है कि जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है वो अलाउ करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। ये बैक्टीरिया में हम वो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं। तो वैक्सीन जो प्रोड्यूस होती है इस अप्रोच को यूज़ करके वो अलाउ कि उसमें हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं उस वैक्सीन का, इसलिए ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है उसकी इम्यूनाइजेशन के लिए, कि आसानी से हमें मिल जाएगी इम्यूनाइजेशन के लिए। जैसे कि उन्होंने दिया हेपेटाइटिस B की वैक्सीन प्रोड्यूस हुई है ईस्ट से। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा हेपेटाइटिस B की वैक्सीन किसके थ्रू प्रोड्यूस हुई है, तो ईस्ट के थ्रू प्रोड्यूस हुई है। अब एलर्जीज़ क्या हैं, जब हम जाते हैं कहीं नई प्लेस पे तो हमें सडनली बहुत सारी छींके, खांसी, जुकाम, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है बिना किसी रीज़न के, हमें पता भी नहीं होता। जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो वो सिम्टम्स, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द इन्वायरमेंट। हम बहुत सारे लोग हम में से सेंसिटिव हैं उन पार्टिकल्स को लेकर जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो अब मैंशन रिएक्शन को कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन, माइट एक्सेट्रा, इन सब की एलर्जी की वजह से चीज़ें हो जाती हैं, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, जो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग है सबके लिए। अब बात करते हैं जो एक्सरेटेड रिस्पॉन्स होता है। अब एलर्जी की डेफिनेशन या फिर ये सब क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। तो the exaggerated response of the immune system to a certain antigen present in the environment is called allergy। कि जो भी रिस्पॉन्स, एक्सरेटेड रिस्पॉन्स हमारा इम्यून सिस्टम दिखाता है एंटीजन के अगेंस्ट जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसे कहा जाता है एलर्जी। जो सब्सटेंस ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं उन सब्सटेंस को कहा जाता है एलर्जेंस। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस दीज आर IgE टाइप। अब एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, IgE टाइप। कॉमन एग्जाम्पल है एलर्जन का, क्या क्या है जो कॉमन एग्जाम्पल है जिनसे एलर्जी होती है लोगों को, माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। सिम्टम ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन के अंदर अब सिम्टम्स क्या है एलर्जिक रिएक्शन की, स्नीजिंग, छींके आना, आंखों से पानी आना, नाक में से पानी आना, सांस लेने में डिफिकल्टी होना। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल। एलर्जी अब किसकी वजह से होती है, क्योंकि एलर्जी के टाइम पे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामीन
एंड द सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। अब कहाँ से सिक्रेट होता है? मास्ट सेल्स पे। ये भी पीवाईक्यू पूछा गया। एस्ट्रोजन सेरोटोनिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल और किस टाइम पे रिलीज होता है? एलर्जी के टाइम पे। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कॉज जानने के लिए पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है या फिर उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है थोड़ा स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन की, ताकि जो भी रिएक्शन है उसे पढ़ा जा सके। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड सेरोटोनिन क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अगर हमें एलर्जी के एकदम से सिम्टम्स रोकने हैं तो हम उसमें क्या क्या दे सकते हैं? वहाँ पे एंटीहिस्टामिन जैसे ड्रग, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जैसे ड्रग दे सकते हैं, तो उससे एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से रिड्यूस हो जाते हैं। सम हाउ मॉडर्न डे जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी क्या हो गया? हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जेंस को लेके। मोर एंड मोर चिल्ड्रन द मेट्रो सिटीज़, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे इंडिया में वहाँ के बच्चे क्या है? एलर्जी से सफ़र करते हैं और अस्थमा से। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। दिस कुड बी बिकॉज द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन अर्ली लाइफ, क्योंकि उनको अर्ली लाइफ में एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया गया कि बाहर मत जाओ, धूल में मत जाओ, मिट्टी में मत जाओ, तो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी इन सब के अगेंस्ट डेवलप ही नहीं हुई। इसलिए कहा गया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें देखने ज़्यादा मिलती हैं, एलर्जेंस वगैरह। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट based on the ability to differentiate foreign organism, example pathogen, from the self cell. While we still do not understand the basis of this, two collaboratives of this ability have to be understand. अब ये कह रहे हैं कि जो मेमोरी बेस्ड हमारी इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व, जो हम बाय बर्थ लेके जो हम एक्वायर्ड करते हैं, लेते हैं, इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स, किसके बेसिस पे? ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, किस बेसिस पे हम ये आती है मेमोरी कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कौन सा अपना है, कौन सा बाहरी ऑर्गेनिज्म है, ये पैथोजन है, फ्रॉम सेल्फ सेल। वाइल लेकिन तब भी हम ये समझ नहीं पाए कि क्या बेसिस है ये इस चीज़ का, ऑटो इम्यूनिटी का क्या रीज़न। तो इसको हम दो बेसिस समझते हैं। पहला कि जो हायर वर्टिब्रेट है वो डिस्टिंग्विश कर पाता है फॉरेन मॉलिक्यूल को और फॉरेन ऑर्गेनिज्म को भी, तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स करती है विद दिस एस्पेक्ट। दूसरा, समटाइम कुछ जेनेटिक और अदर अननोन रीज़न आ जाए बॉडी में, अगर अटैक हो जाए तो जो सेल्फ सेल्स हैं उसको सेल्फ सेल्स अटैक करने लगते हैं। वो कुछ जेनेटिक रीजन जो भी है वो किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से डैमेज होने लगता है बॉडी में, और उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेज। अब ऑटो इम्यून डिसीज के एग्जांपल्स है रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन आवर सोसाइटीज, एंड ऑटो इम्यून डिजीज। तो रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब खुद की ही सेल को खुद की ही बॉडी पहचानने से मना कर देती है और उनको नष्ट करने लगती है। तो दैट इज इसी की वजह से होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस उसका एग्जाम्पल है। ना इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब इम्यून सिस्टम क्या है हमारी बॉडी में? कि जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है उसके पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़, ये सारी चीज़ें। The immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and the soluble molecule जैसे कि antibodies. As you have read, जैसे कि तुमने पढ़ा है, immune system is unique in the sense that it recognize foreign antigen. कि हमें पता है हमारा immune system recognize कर लेता है कौन सा अपना है कौन सा antigen नहीं है. Respond to these and remember them. The immune system also plays an important role in allergic reaction. तो immune system का भी एक important role होता है एलर्जी के रिएक्शन में, autoimmune diseases में और organ transplantation में. तो ये हमारे इम्यून सिस्टम, ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है हमारी इम्यून सिस्टम के लिए, एंटीबॉडीज़ के लिए। हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। ये क्या है? दीज आर द ऑर्गन वेयर द ओरिजिन एंड द मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। अब ये भी पीवाईक्यू पूछा गया कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता क्या है? ओरिजिन होता है या फिर मैच्योरेशन होता है या प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है क्या क्या है? बोन मैरो, थाइमस, जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट होता है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारे बोन मैरो एंड द थाइमस, जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। जब मैच्योरेशन हो जाता है तो लिम्फोसाइट्स माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन की तरफ, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। तो ये सब क्या है? हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमने देखे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे क्या आ रहे थे? बोन मैरो और थाइमस हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। वहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू की। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है हमारे? रेड बोन मैरो,